नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय यानी वैदिक काल का एक गहन विश्लेषण करने वाले हैं। नमस्कार। और ये विश्लेषण खास तौर पर उन सभी के लिए है जो एसएससी, रेलवे या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। हम हर तथ्य को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि परीक्षा में सवाल कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के एक सामान्य परिचय की। सबसे पहले तो इसका कालखंड क्या था, मतलब हम समय में कितना पीछे जा रहे हैं। देखिए, वैदिक काल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल। इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये तारीखें याद रखना बहुत जरूरी है, इनसे सीधे सवाल आते हैं। अच्छा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और इस सभ्यता को बसाया किसने था, मतलब इसके निर्माता कौन थे। इस सभ्यता के निर्माता आर्य माने जाते हैं। अब आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ये किसी जाति का नहीं, बल्कि एक भाषाई समूह का सूचक था। और ये आए कहाँ से थे, इस पर तो कई अलग अलग विचार हैं, है ना। हाँ, बहुत मत है, लेकिन परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है मैक्स मूलर का मत। उनके अनुसार आर्य मध्य एशिया के बैक्ट्रिया क्षेत्र से आए थे। ये सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है। और इस सभ्यता का स्वरूप कैसा था, क्या ये हड़प्पा की तरह एक शहरी सभ्यता थी। नहीं, यही सबसे बड़ा फर्क है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। लोग कबीलों में रहते थे और जीवन पूरी तरह कृषि और पशुपालन पर आधारित था। यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है। इस काल की जानकारी का सबसे मुख्य बल्कि एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। बिल्कुल सही। इसीलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। जो भी हमें पता है वो इसी एक ग्रंथ से पता है। चलिए अब अगली स्लाइड पर आते हैं। इसमें हम बात करेंगे वैदिक साहित्य और पुराणों के बारे में, जिनसे हमें इस युग की जानकारी मिलती है। हाँ, तो वेदों को ठीक से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। इनकी संख्या यानी 6 ये याद रखनी है। और इनके नाम क्या क्या थे। इनके नाम हैं शिक्षा, जिससे सही उच्चारण पता चलता है। कल्प, जिसमें कर्मकांड के नियम हैं। फिर व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और पुराण, उनकी संख्या कितनी है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। ये संख्या सीधी पूछी जाती है। इनके रचयिता लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवक को माना जाता है। इनमें से कोई एक पुराण जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। हाँ, सभी 18 पुराणों में मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक माना जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी तथ्य है। एक और ग्रंथ का नाम आता है शूल्व सूत्र। इसका क्या महत्व है। ये बहुत दिलचस्प है। शुल्व सूत्र में यज्ञ की वेदियों को बनाने के लिए माप और ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के नियम दिए गए हैं। एक तरह से ये भारतीय ज्यामिति का सबसे प्राचीन स्रोत है। यानी धर्म के साथ साथ विज्ञान भी था। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। इस स्लाइड में हम इसी की बात करेंगे। यहाँ एक चित्र में पिरामिड के जरिए राजनीतिक संरचना को दिखाया गया है। ये नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी। सबसे छोटी इकाई थी कुल यानी परिवार, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। और कुल से ऊपर कई कुल मिलकर एक ग्राम बनाते थे, जिसका मुखिया ग्रामीणी होता था। कई ग्रामों का समूह विश कहलाता था, जिसका प्रधान विशपति होता था। और सबसे बड़ी इकाई। सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी जन, मतलब कबीला, और इसका शासक राजन यानी राजा कहलाता था। तो क्रम है कुल, फिर ग्राम, फिर विश और सबसे ऊपर जन। पर क्या ये राजन भूमि का स्वामी होता था जैसे बाद के राजा हुए। नहीं, यही एक महत्वपूर्ण बात है। वो भूमि का स्वामी नहीं था। वो मुख्य रूप से अपने जन यानी कबीले का रक्षक और युद्ध में सेना का नेता होता था। युद्ध की बात आई है तो इस काल के सबसे प्रसिद्ध युद्ध दशराग्य युद्ध पर आते हैं। हाँ, इस स्लाइड में हम 10 राजाओं के युद्ध की ही बात करेंगे। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। इस ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। मंडल संख्या महत्वपूर्ण है, याद रखें, 7वां मंडल। और ये युद्ध हुआ कहाँ था। ये परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, जिसे आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। परीक्षा में प्राचीन और आधुनिक नाम का मिलान करने को आ सकता है। किनके बीच हुआ था ये युद्ध। एक तरफ थे त्रित्सु राजवंश के राजा सुदास और दूसरी तरफ थे 10 अन्य राजाओं का एक संघ। और इनके पुरोहित भी अलग अलग थे, है ना। बिल्कुल। राजा सुदास के पुरोहित थे ऋषि वशिष्ठ, जबकि 10 राजाओं के संघ को
ऋषि विश्वामित्र का मार्गदर्शन मिला था। तो इस महायुद्ध का परिणाम क्या हुआ? कौन जीता? इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई। ये अंतिम परिणाम परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं ऋग वैदिक काल के सामाजिक ढांचे और वर्ण व्यवस्था की। ये एक बहुत ही चर्चित विषय है। हाँ, तो वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से। ये मंडल और सूक्त दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक? समाज पितृसत्तात्मक था, यानी परिवार का मुखिया पिता होता था। और ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी उत्पत्ति के बारे में क्या मान्यता थी? मान्यता के अनुसार इनकी उत्पत्ति एक विराट पुरुष यानी ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से हुई। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, इस व्यवस्था का आधार क्या था? जन्म या कर्म? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ऋग्वैदिक काल में ये व्यवस्था पूरी तरह से कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं। मतलब व्यक्ति अपने व्यवसाय के अनुसार किसी भी वर्ण का हो सकता था। शूद्र शब्द का उल्लेख भी पहली बार यहीं मिलता है। जी हाँ, शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के इसी 10वें मंडल में मिलता है। इससे पहले के मंडलों में यह शब्द नहीं है। चलिए अब आर्थिक जीवन की बात करते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? इस स्लाइड में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो उनका मुख्य पेशा पशुपालन था। कृषि का स्थान दूसरा था। ऋग्वेद में कृषि के लिए सिर्फ 24 मंत्र हैं, जो दिखाता है कि वह द्वितीयक थी। और पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? गाय। गाय ही संपत्ति का पैमाना थी। इसीलिए युद्ध का एक पर्यायवाची शब्द था गविष्ठी, जिसका मतलब है गायों की खोज। अच्छा, यानी ज्यादातर युद्ध गायों के लिए ही होते थे। बिल्कुल, और गाय को अघन्या भी कहा गया है, यानी न मारे जाने योग्य। धातुओं के बारे में उन्हें कितना ज्ञान था? क्या वे लोहे से परिचित थे? नहीं, वे तांबे से परिचित थे, लेकिन लोहा अज्ञात था। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो उत्तर वैदिक काल में आएगा। और व्यापार? क्या सिक्के थे? नहीं, कोई सिक्के नहीं थे। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम प्रचलित था। हाँ, निष्क नाम का एक सोने का आभूषण था, जिसका इस्तेमाल कभी-कभी मुद्रा के रूप में हो जाता था। अब आते हैं धर्म पर। इस स्लाइड में हम ऋग्वैदिक धर्म और देवताओं को समझेंगे। हाँ, तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति पूजक थे। कुल 33 देवताओं का उल्लेख है, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया था। वो 3 श्रेणियां कौन-कौन सी थी? पहली पृथ्वी के देवता जैसे पृथ्वी, अग्नि, सोम। दूसरी आकाश के देवता जैसे वरुण, सूर्य, विष्णु। और तीसरी अंतरिक्ष के देवता जैसे इंद्र, वायु, रुद्र। यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है कि यास्क मुनि ने अपने ग्रंथ निरुक्त में देवताओं की संख्या केवल 3 बताई है। सही कहा, और वो इन्हीं 3 श्रेणियों के आधार पर है: पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश। अब इन 33 देवताओं में से सबसे प्रमुख कौन थे? इस स्लाइड में हम बात करेंगे इंद्र और अग्नि की। हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा यानी 250 सूक्त उन्हीं को समर्पित है। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। इसका क्या मतलब है? पुरंदर का अर्थ है किले को तोड़ने वाला। वे युद्ध और वर्षा के देवता थे। और इंद्र के बाद दूसरा स्थान किसका था? इंद्र के बाद दूसरे प्रमुख देवता थे अग्नि, जिन्हें 200 सूक्त समर्पित है। अग्नि की भूमिका मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ की थी, मतलब एक मैसेंजर की। अच्छा, यज्ञ की आहुति को देवताओं तक पहुंचाने वाले। यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सोम वनस्पति के देवता माने जाते थे। अब कुछ अन्य देवताओं पर नजर डालते हैं। जैसे वरुण। इस स्लाइड में हम वरुण और कुछ अन्य देवताओं की बात करेंगे। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, जिसका अर्थ है नैतिक व्यवस्था, यानी ऋत के रक्षक। उनकी तुलना ईरानी ग्रंथ ज़ंदवेस्ता के किसी देवता से भी की जाती है ना? हाँ, उनकी तुलना अहुर मज़दा से की जाती है। वरुण को प्राकृतिक संतुलन का नियामक माना जाता था। और पूषण और अरण्यानी कौन थे? पूषण पशुओं और औषधियों के देवता थे, जिनके रथ को बकरे खींचते थे। और अरण्यानी जंगल की देवी थीं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पर आते हैं जो परीक्षा में सीधे पूछी जाती हैं। हाँ, इस स्लाइड में हम कुछ ऐसे ही शब्द देखेंगे, जैसे तक्षा। तक्षा का मतलब था बढ़ई, यानी कारपेंटर। और बेकनाट? बेकनाट मतलब सूदखोर, जो ब्याज पर पैसा देता था। अरित्र। अरित्र का मतलब था नाविक या पतवार।
फिर कर्मा थे जो धातु का काम करते थे, और स्पश यानी गुप्तचर या जासूस। एक पणी वर्ग का भी उल्लेख मिलता है। ये कौन थे? पणी व्यापारी थे जो व्यापार पर नियंत्रण रखते थे, लेकिन पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात भी थे। तो ये थी ऋग्वेदिक काल की कहानी। लेकिन 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास बड़े बदलाव हुए। हाँ, और हमारी अंतिम स्लाइड में हम उन्हीं बदलावों की बात करेंगे जिनसे उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई। सबसे पहला बदलाव क्या था? भौगोलिक बदलाव। सभ्यता का केंद्र पंजाब के सप्त सैंधव क्षेत्र से हटकर पूरब की ओर गंगा यमुना दोआब बन गया। और इसका कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था लोहे की खोज। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लोहे से मजबूत हल बने और कृषि में क्रांति आ गई। तो इस क्रांति से राजनीतिक स्तर पर क्या बदलाव आया? अब जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया। कुरु और पांचाल इस समय के सबसे प्रमुख जनपद थे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में तो इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। और राजा की शक्ति का क्या हुआ? राजा की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब विदेह के जनक और पांचाल के प्रवाहन जाबाली जैसे शक्तिशाली और दार्शनिक राजा हुए। तो ये था वैदिक काल का एक विस्तृत विश्लेषण। चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ दोहराते हैं। हाँ, हमने ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व से शुरुआत की, जो एक ग्रामीण पशुपालक सभ्यता थी। हमने दशराग युद्ध के बारे में पढ़ा, जो रावी नदी पर हुआ और जिसमें राजा सुदास जीते। हमने ये भी देखा कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी और इंद्र और अग्नि प्रमुख देवता थे। यमुना दोआब बना और कुरु, पांचाल जैसे बड़े जनपदों का उदय हुआ। परीक्षा में कुछ इस तरह के सवाल बन सकते हैं। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? या पुरंदर किस वैदिक देवता का एक नाम है? या फिर ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? और प्राचीन भारत में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से वैदिक काल को समझने में मदद मिली होगी। ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ एक धातु की खोज एक पूरी सभ्यता का भूगोल, समाज और राजनीति सब कुछ बदल सकती है। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में वो कौन सी तकनीक है जो हमारे भविष्य को इसी तरह बदल रही होगी। अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद। प्रश्न 1, वेदांग की कुल संख्या कितनी है? विकल्प ए 4, विकल्प बी 6, विकल्प सी 18 और विकल्प डी 108। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, और व्याख्या ये है कि वेदांगों की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, अब अगला प्रश्न। प्रश्न 2, पुराणों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? विकल्प हैं विकल्प ए 12, विकल्प बी 16, विकल्प सी 18, विकल्प डी 24। तो अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जी, और व्याख्या के अनुसार पुराणों की कुल संख्या 18 मानी गई है। बिल्कुल। फिर अगर प्रश्न हमें 3, अपनी सबसे ड्रिंक भी लाने प्राचीन जा रहे हो, एवं कुछ खाने के प्रामाणिक लिए भी जा रहे पुराण हो, कौन सा है? आपको आपके स्टेज विकल्प हैं पूरा विकल्प बाकायदा ए दिख रहा है। मत्स्य पुराण, You're not विकल्प missing any बी, part of the विष्णु पुराण, concert. विकल्प सी, वायु पुराण, विकल्प डी। भागवत पुराण। चलिए 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। तो सही उत्तर है विकल्प ए। और व्याख्या ये है कि मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण माना जाता है। जी हाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस पर्वत का प्रयोग मथानी के रूप में किया गया था? दिलचस्प। विकल्प ए हिमालय, विकल्प बी मंद्राचल, विकल्प सी कैलाश। विकल्प डी विंध्याचल। 5 सेकंड का समय है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, समुद्र मंथन में मंद्राचल पर्वत को मथाने के रूप में प्रयोग किया गया था। सही। प्रश्न 5, समुद्र मंथन के दौरान रस्सी यानी नेति के रूप में किस सर्प का प्रयोग हुआ था? विकल्प हैं विकल्प ए कालिया, विकल्प बी तक्षक विकल्प सी वासुकी और विकल्प डी शेषनाग। 5 सेकंड में इसका उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जी, व्याख्या के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान
नागराज वासुकी का रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है। तो प्रश्न 6, ऋग्वेद में वर्णित पंचजन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन शामिल नहीं है। विकल्प ए पुरु, विकल्प बी यदु, विकल्प सी तुर्वस। विकल्प डी किकट। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी। हाँ, क्योंकि ऋग्वेद के पंचजन में अनु, ध्रुयु, यदु, तुर्वस और पुरु शामिल थे। किकट इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल। अब प्रश्न 7, वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? विकल्प ए कुलप, विकल्प बी ग्रामीणी विकल्प सी विशपति। और विकल्प डी राजन। उत्तर सोचने के लिए 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जी, वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, विश मतलब क्लैन का प्रमुख क्या कहलाता था? विकल्प इस प्रकार है: ए राजन, बी ग्रामीणी, सी विशपति। डी स्पर्श। चलिए 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। और व्याख्या ये है कि अनेक ग्रामों के समूह विश का प्रमुख विशपति कहलाता था। जी हाँ। प्रश्न 9, ऋग्वेद में जन के अधिपति को क्या कहा जाता था? विकल्प है विकल्प ए राजा या राजन, विकल्प बी सम्राट, विकल्प सी गोमत, विकल्प डी गणपति। 5 सेकंड में सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। तो सही उत्तर है विकल्प ए। जी। अनेक विषयों के समूह जन के शासक को राजन या राजा कहा जाता था। अच्छा, अब प्रश्न 10, दाशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? विकल्प ए तीसरे मंडल, विकल्प बी 7वें मंडल विकल्प सी 9वें मंडल और विकल्प डी 10वें मंडल। सोचिए, 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी। प्रसिद्ध दाशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। चलिए इसी से जुड़ा अगला सवाल, प्रश्न 11, दाशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? विकल्प ए वितस्ता, विकल्प बी परुष्णी यानी रावी, विकल्प सी शतुद्री, विकल्प डी विपासा। आपके 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, दाशराग्य युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। सही। अब प्रश्न 12, दाशराग्य युद्ध में किस राजा की विजय हुई थी? विकल्प है ए सुदास, बी विश्वामित्र, सी संवरण। डी देवोदास। 5 सेकंड में उत्तर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। जी हाँ, इस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। प्रश्न 13, ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए स्पश कौन होते थे? विकल्प ए सेनापति, विकल्प बी कर संग्रहकर्ता विकल्प सी गुप्तचर या विकल्प डी दूत। सोचिए, 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो सही उत्तर है विकल्प सी। जी, ऋग्वैदिक काल में स्पश जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाले गुप्तचर होते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था किसे माना जाता है? विकल्प ए सभा, विकल्प बी समिति, विकल्प सी विदत। विकल्प डी गण। आपका समय शुरू होता है। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। और व्याख्या यह है कि विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, जिसका ऋग्वेद में अनेक बार उल्लेख मिलता है। प्रश्न 15, ऋग्वैदिक युग में राजा किसका स्वामी नहीं होता था? ए युद्ध का, बी जन का, सी भूमि का। डी कबीले का। 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। हाँ, ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, बल्कि वह प्रधानतः एक योद्धा था। बिल्कुल। प्रश्न 16, ऋग्वेद के किस मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है? विकल्प ए पहले, विकल्प बी 7वें विकल्प सी 9वें और डी 10वें। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। जी।
शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। प्रश्न 17। विराट पुरुष के मुख से किस वर्ण की उत्पत्ति मानी गई है? विकल्प बी क्षत्रिय, विकल्प सी वैश्य, विकल्प डी शूद्र। 5 सेकंड में उत्तर दें। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। पुरुष सूक्त के अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न है 18। गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या था? विकल्प ए परिवार, विकल्प बी गोष्ठ यानी जहां गायें पाली जाती थीं, विकल्प सी पिता का नाम, विकल्प डी जाति। 5 सेकंड का समय। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी हां, गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ या वह स्थान था जहां पूरे कुल की गायें रखी जाती थीं। प्रश्न 19। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थीं, उन्हें क्या कहा जाता था? विकल्प ए अमाजु, विकल्प बी सद्योवधू, विकल्प सी ब्रह्मवादिनी, विकल्प डी नियोगी। सोचिए। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। जी। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। प्रश्न 20। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता था? विकल्प है विकल्प ए अनौरस, विकल्प बी क्षेत्रज, विकल्प सी दत्तक, विकल्प डी जारज। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी। नियोग प्रथा द्वारा उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। अगला प्रश्न 21। कन्या की विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे क्या कहते थे? विकल्प ए वहतु, विकल्प बी स्त्रीधन, विकल्प सी शुल्क, विकल्प डी आनत। 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। जी, कन्या की विदाई के समय दिए जाने वाले उपहार और द्रव्य को वहतु कहा जाता था। प्रश्न 22। ऋग्वैदिक विदुषी लोपामुद्रा किस ऋषि की पत्नी थीं? विकल्प ए वशिष्ठ, विकल्प बी विश्वामित्र, विकल्प सी अगस्त्य, विकल्प डी अत्रि। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जी हाँ, लोपामुद्रा एक विदुषी महिला थीं और वे ऋषि अगस्त्य की पत्नी थीं। प्रश्न 23। आर्यों द्वारा अनास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? विकल्प हैं ए बिना नाक वाले, बी कटुवाणी वाले, सी यज्ञ न करने वाले। डी वेदों को न मानने वाले। 5 सेकंड का समय। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। आर्यों ने अपने विरोधियों विशेषकर दासों और दस्युओं के लिए अनास यानी चपटी नाक वाले शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। अब प्रश्न 24। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है? विकल्प ए ऐतरेय ब्राह्मण, विकल्प बी शतपथ ब्राह्मण, विकल्प सी गोपथ ब्राह्मण, विकल्प डी तैत्रीय ब्राह्मण। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। प्रश्न 25। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर कौन सा खाद्य पदार्थ बनाया जाता था? विकल्प ए शीर पाकोदन, विकल्प बी करंभ, विकल्प सी अपूप, विकल्प डी यवागु। 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। डी जौ के सत्तू में दही मिलाकर करंभ नामक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता था। और प्रश्न 26। कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता था? विकल्प है ए वास, बी अधिवास, सी नीवी, डी उष्णीय। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। ऋग्वैदिक काल में कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। प्रश्न 27। ऋग्वैदिक आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? विकल्प ए रथ दौड़ और घुड़दौड़, विकल्प बी पासा खेलना, विकल्प सी संगीत जैसे वीणा बांसुरी,
और विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सोचिए 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो सही उत्तर है विकल्प डी। जी, ऋग्वेदिक आर्यों के मनोरंजन के साधनों में रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना और संगीत ये सभी शामिल थे। प्रश्न 28। ऋग्वेद में कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? विकल्प ए उर्वरा या क्षेत्र, विकल्प बी खिल्व, विकल्प सी गोचर। विकल्प डी सीर। 5 सेकंड का समय है। 5, 4, 3, 2, 1। विकल्प सी बादल। विकल्प डी हल। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, ऋग्वेद में कुल्या शब्द का प्रयोग नहर के लिए किया गया है। प्रश्न 30। ऋग्वेद के कितने मंत्रों में कृषि का उल्लेख मिलता है? विकल्प ए 104, विकल्प बी 24, विकल्प सी 1000। विकल्प डी 50। 5 सेकंड में उत्तर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ, ऋग्वेद के केवल 24 मंत्रों में ही कृषि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। प्रश्न 31। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है, यह क्या था? विकल्प ए तांबे का सिक्का, विकल्प बी स्वर्ण आभूषण, विकल्प सी चांदी की मुद्रा। विकल्प डी गाय। 5 सेकंड का समय। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, निष्क मूल रूप से एक प्रकार का स्वर्ण आभूषण था, जिसका प्रयोग विनिमय में भी होता था। प्रश्न 32। वैकनाट शब्द का प्रयोग किस वर्ग के लिए किया जाता था? विकल्प ए सूदखोर, विकल्प बी, बढ़ई, विकल्प सी, धातुकर्मी, विकल्प डी। नाविक। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। वैकनाट शब्द का प्रयोग ऋण देकर ब्याज लेने वाले वर्ग यानी सूदखोरों के लिए किया जाता था। प्रश्न 33। ऋग्वैदिक आर्य किस धातु से परिचित नहीं थे? विकल्प ए सोना, विकल्प बी, तांबा विकल्प सी कांसा, और डी। लोहा। 5 सेकंड में सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी। जी, ऋग्वैदिक आर्य सोना, तांबा और कांसा से परिचित थे, लेकिन लोहे से अपरिचित थे। प्रश्न 34। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त यानी 250 किस देवता को समर्पित है? विकल्प ए, अग्नि, विकल्प बी, इंद्र, विकल्प सी, वरुण, विकल्प डी। सोम। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी हाँ, ऋग्वेद में सबसे अधिक लगभग 250 सूक्त देवता इंद्र को समर्पित हैं। प्रश्न 35। ऋग्वेद में किसे पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है? विकल्प ए, इंद्र, विकल्प बी अग्नि, विकल्प सी, मारुत, विकल्प डी। रुद्र। 5 सेकंड में उत्तर दें। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। जी, इंद्र को किलों को नष्ट करने वाले देवता के रूप में पुरंदर कहा गया है। प्रश्न 36। किसे ऋतस्य गोपा यानी ऋत का नियामक माना जाता था? विकल्प ए वरुण, विकल्प बी सूर्य, विकल्प सी विष्णु। विकल्प डी पूषण। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। जी, वरुण देवता को प्राकृतिक संतुलन के नियामक ऋतस्य गोपा के रूप में जाना जाता था। प्रश्न 37। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः किस देवता को समर्पित है? विकल्प ए, सूर्य, विकल्प बी सोम, विकल्प सी अग्नि, विकल्प डी सावित्री। 5 सेकंड का समय। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। प्रश्न 38। ऋग्वेद में जंगल की देवी को क्या कहा गया है? विकल्प हैं विकल्प ए अदिति, बी पुष्णीय, सी अरण्यानी। डी इला। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। जी हाँ, ऋग्वेद में जंगल की देवी को अरण्यानी कहा गया है। प्रश्न 39। किस देवता के रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है? विकल्प ए पुषण, विकल्प बी, अश्विन, विकल्प सी रुद्र। विकल्प डी मरुत। 5 सेकंड में सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। पुषण देवता को पशुओं का देवता माना जाता था
और उनके रथ को बकरे खींचते थे। चलिए अंतिम प्रश्न, प्रश्न 40। शतपथ ब्राह्मण में किन जनपदों को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है? विकल्प ए गांधार और कैकय, विकल्प बी कुरु और पांचाल, विकल्प सी मगध और अंग। विकल्प डी मत्स्य और शूरसेन। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जी। और व्याख्या है कि शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया है। आज के MCQ अभ्यास यहीं समाप्त होते हैं। दोबारा सुनकर अभ्यास करें। नमस्ते और आपका स्वागत है हमारी आज की खास पेशकश में। नमस्ते। आज हम भारत के भूगोल की गहराई में उतरेंगे। मतलब ये सिर्फ नक्शे और नदियों की बात नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, ये तो एक तरह की टाइम मशीन में बैठने जैसा है। हम उस कहानी को समझेंगे जो करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी। हाँ, मतलब भारत जैसा आज दिखता है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। और हमारे पास कुछ बहुत ही जानकारीपूर्ण स्लाइड्स हैं जो इस जटिल विषय को आसान बनाएंगी। और ये विषय SSC, रेलवे और दूसरी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम हर पहलू को परीक्षा के नजरिए से भी देखेंगे। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत के भू आकृतिक वर्गीकरण का आधार क्या है। चलिए पहली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों के एक परिचय के बारे में। ठीक है। तो बुलेट पॉइंट्स है, भारत की भूमि में अत्यधिक भौतिक विभिन्नताएं हैं। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम और स्थिर भाग है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियां हैं। और भारत को मुख्य रूप से 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो सीधा है, भारत में पहाड़ भी हैं, मैदान भी, पठार भी। लेकिन ये दूसरा पॉइंट बड़ा दिलचस्प है। प्रायद्वीपीय पठार मतलब दक्षिण भारत का हिस्सा, वो सबसे पुराना और स्थिर है। हाँ, स्थिर, ये शब्द बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि ये धरती के उन शुरुआती जमीनी टुकड़ों में से हैं जो आज भी मजबूती से टिके हैं। यहाँ भूगर्भीय हलचलें जैसे भूकंप ना के बराबर होती हैं। अच्छा, और इसके ठीक उल्टा है हिमालय और उत्तरी मैदान। बिल्कुल, भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये बच्चे हैं, ये अभी भी बन रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, इसीलिए ये अस्थिर क्षेत्र हैं। और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे जरूरी तथ्य है, प्रायद्वीपीय पठार स्थिर है जबकि हिमालय एक अस्थिर क्षेत्र है। परीक्षा में सीधा सवाल आ सकता है कि भारत का सबसे प्राचीन और स्थिर भूभाग कौन सा है। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, वैज्ञानिकों को ये सब पता कैसे चला? मतलब करोड़ों साल पुरानी बातें, वो भी इतने यकीन के साथ। इसका जवाब चट्टानों में ही छिपा है। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पुराचुंबकत्व यानी पेलियोमैग्नेटिज्म के बारे में। पुराचुंबकत्व? जी, इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। पुराचुंबकत्व चट्टानों में निर्माण के समय संरक्षित चुंबकीय गुणों का अध्ययन है। इसके माध्यम से पृथ्वी के प्राचीन चुंबकीय क्षेत्र का पता चलता है। यह प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक है और अल्फ्रेड वेगनर ने इसी आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रमाणित किया। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। वो क्या है ना, जब कोई चट्टान बनती है, खासकर लावा से, तो उसके अंदर के चुंबकीय खनिज उस समय के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जम जाते हैं, एक तरह से फ्रीज हो जाते हैं। अच्छा, जैसे कोई कंपास की सुई उत्तर की तरफ इशारा करती है, वैसे ही? एकदम। और वो दिशा उस चट्टान में करोड़ों साल के लिए कैद हो जाती है। जब हम आज उस चट्टान का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो महाद्वीप उस समय पृथ्वी पर कहाँ था। इसी से पता चला कि भारत कभी दक्षिणी ध्रुव के पास था। वाह, तो यही वो सबूत था जिसने वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को सही साबित किया। बिल्कुल। और परीक्षा के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने का आधार पूरा चुंबकीय अध्ययन ही है। ठीक है। तो महाद्वीप खिसक रहे थे और भारत भी एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। हाँ, तो हमारी अगली स्लाइड इसी के बारे में है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे गोंडवाना लैंड के बारे में। गोंडवाना लैंड? जी। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। भारतीय स्थलपिंड विशाल गोंडवाना लैंड का हिस्सा था।
इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका शामिल थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में ये भूभाग विभाजित हुआ और विभाजन का मुख्य कारण संवहनीय धाराएं थीं। तो ये सारे महाद्वीप जो आज इतने दूर दूर हैं वो कभी एक साथ जुड़े हुए थे? हाँ, एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट की तरह। और भारत भी इसी का एक हिस्सा था। आप स्लाइड में दिखाए गए चित्र में देख भी सकते हैं कि ये सब कैसे एक पहेली के टुकड़ों की तरह जुड़े हैं। तो फिर ये पहेली बिखर कैसे गई? इतनी बड़ी जमीन को तोड़ने वाली ताकत कहाँ से आई? ये ताकत पृथ्वी के अंदर से ही आई। पृथ्वी के मेंटल में गर्म लावा की धाराएं चलती हैं, जिन्हें संवहनीय धाराएं या कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। अच्छा। इन्हीं शक्तिशाली धाराओं ने इस विशाल गोंडवाना लैंड को कई टुकड़ों में तोड़ दिया। परीक्षा में ये सीधा पूछा जाता है कि गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित करने का मुख्य कारण क्या था, और जवाब है संवहनीय धाराएं। तो गोंडवाना लैंड टूट गया और भारतीय प्लेट अलग हो गई। अब ये प्लेट कहाँ गई और इसका क्या हुआ? यही हमारी कहानी का अगला हिस्सा है। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारतीय प्लेट के विस्थापन और महाटकराव के बारे में। महाटकराव? जी, बुलेट पॉइंट्स हैं। गोंडवाना से अलग होकर भारतीय प्लेट उत्तर दिशा में विस्थापित हुई। ये अपने से विशाल यूरेशियन प्लेट से टकराई। इन दोनों प्लेटों के बीच टेथिस सागर स्थित था और टकराव से टेथिस सागर की चट्टानों पर भारी दबाव पड़ा। तो भारतीय प्लेट ने उत्तर की ओर बहना शुरू कर दिया? हाँ, और उत्तर में पहले से ही एक बहुत बड़ी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट। भारतीय प्लेट जाकर सीधा इसी से टकरा गई। ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी। और इन दोनों के बीच में था टेथिस सागर। ये नाम तो परीक्षाओं में बहुत बार देखा है। अनगिनत बार। ये सबसे पसंदीदा सवालों में से एक है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टेथिस सागर मौजूद था। जब ये दो प्लेटें टकराईं तो बीच में मौजूद टेथिस सागर में जमा अवसादी चट्टानों पर जबरदस्त दबाव पड़ा। तो जब इतना बड़ा महाटकराव हुआ तो उसका नतीजा क्या निकला? मुझे लगता है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। आपने बिल्कुल सही समझा। तो हमारी अगली स्लाइड इसी के बारे में है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे हिमालय के जन्म के बारे में। ठीक है। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। टेथिस सागर की अवसादी चट्टानें वलित होकर हिमालय के रूप में विकसित हुईं। हिमालय एक युवा स्थलाकृति है। हाँ। पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला भी इसी प्रक्रिया से बनी। और हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। वलित होकर मतलब उनमें फोल्ड पड़ गए? जी, वलन यानी फोल्डिंग। दबाव के कारण वो चट्टानें मुड़ने लगी और ऊपर उठने लगी। यही मुड़ी हुई चट्टानें आज का हिमालय पर्वत हैं। और क्योंकि ये प्रक्रिया भूवैज्ञानिक रूप से बहुत नई है, इसलिए हिमालय को युवा या नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। अच्छा, यंग फोल्ड माउंटेन। और इसकी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है ना? बिल्कुल। इसके ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां, ये सब इसके युवा होने का ही सबूत है। और हाँ, परीक्षा के लिए ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि हिमालय दुनिया की सबसे नई वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। तो दक्षिण में पुराना पठार बन गया, उत्तर में नया पहाड़। लेकिन इन दोनों के बीच की जमीन यानी विशाल मैदान कैसे बने? बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण के बारे में। ओके। पॉइंट्स हैं। हिमालय के उत्थान से प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे पर गर्त बन गया। एक विशाल द्रोणी का निर्माण हुआ। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों ने इसे अवसादों से भर दिया और इन जलोढ़ निक्षेपों से ही भारत के उपजाऊ मैदान बने। गर्त मतलब एक बहुत बड़ी खाई या गड्ढा? हाँ, एक बहुत बड़ा बेसिन। जब हिमालय ऊपर उठा तो उसके दक्षिण में एक बहुत बड़ी खाई बन गई। और फिर नदियों ने अपना काम शुरू किया होगा। लाखों सालों तक हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा, यमुना और पठार से आने वाली नदियां अपने साथ लाई मिट्टी और गाद इस गड्ढे में जमा करती रहीं। धीरे धीरे ये पूरा गड्ढा भर गया और एक समतल उपजाऊ मैदान बन गया, जिसे हम आज उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। जी। और परीक्षा का एक पसंदीदा प्रश्न यहीं से बनता है कि उत्तरी मैदान का निर्माण किससे हुआ है? जवाब है जलोढ़ निक्षेपों यानी एलुवियल डिपॉजिट से। चलिए अब भारत के सबसे पुराने और स्थिर हिस्से यानी प्रायद्वीपीय पठार की कुछ और विशेषताओं को जानते हैं। हाँ, तो अगली स्लाइड इसी पर है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं के बारे में। बताइए। बुलेट पॉइंट्स हैं। भूगर्भीय रूप में यह पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। यह आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है।
यहाँ कम ऊंची पहाड़ियाँ और चौड़ी घाटियाँ हैं और ये प्राचीन गोंडवाना भूमि का ही अवशिष्ट हिस्सा है। आग्नेय और रूपांतरित मतलब इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टानें। जी, आग्नेय यानी जो ज्वालामुखी के लावा से बनी और रूपांतरित जो ताप और दाब से बदल गईं। ये बहुत कठोर होती हैं, इसीलिए यहाँ हिमालय जैसी ऊंची चोटियाँ नहीं हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ पुरानी और घिस चुकी हैं। और ये सीधे तौर पर उसी गोंडवाना लैंड का बचा हुआ टुकड़ा है। बिल्कुल। परीक्षा के लिए ये जरूरी है कि प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। हमने कहा कि पठार स्थिर है, लेकिन क्या इसमें कोई भी हलचल नहीं हुई? ऐसा नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। तो अगली स्लाइड में हम बात करेंगे पठार में हुई भौगोलिक हलचल के बारे में। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे मालदा गैप और पश्चिमी तट की। बुलेट पॉइंट्स हैं। मेघालय पठार या प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही भाग है। मालदा गैप भ्रंशन के कारण ये मुख्य पठार से अलग हो गया और पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन से हुआ। मेघालय का पठार भी इसी का हिस्सा है। हाँ, वो तो इतना दूर है। हाँ, असल में वो इसी का हिस्सा है, लेकिन बीच की जमीन नीचे धंस गई, जिसे भ्रंशन या फॉल्टिंग कहते हैं। इससे गैप बन गया, जिसे मालदा गैप कहते हैं। जी। और बाद में नदियों ने इस गैप को मिट्टी से भर दिया। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेघालय पठार और भारतीय प्रायद्वीप को मालदा गैप अलग करता है। ये तो कमाल की जानकारी है। अब हम भारत की चट्टानों के वर्गीकरण पर आते हैं, जो खनिजों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, और सबसे पहले खनिजों का खजाना। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। धारवाड़? जी, बुलेट पॉइंट्स। इनका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं। प्रमुख खनिज सोना, लोहा, मैंगनीज, अब्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा। और ये आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। धात्विक का मतलब है कि इनमें धातुएं बहुत ज्यादा मिलती हैं। एकदम। भारत का लगभग सारा धात्विक खनिज इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। सोना, लोहा, मैंगनीज, सब कुछ। इसीलिए ये आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा के लिए सीधी लाइन है, भारत के प्रमुख धात्विक खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। बिल्कुल, इस लाइन को याद कर लीजिए। धातुओं के बाद अब बात करते हैं उन चट्टानों की जिनसे हमारे घर और इमारतें बनती हैं। सही। तो अगली स्लाइड में हम बात करेंगे कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। ठीक है। तो बुलेट पॉइंट्स हैं। कुडप्पा क्रम, इनका निर्माण धारवाड़ के बाद हुआ और विंध्यन क्रम, इनका निर्माण कुडप्पा के बाद हुआ। विंध्यन चट्टानों से भवन निर्माण सामग्री प्राप्त होती है, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी। मतलब लाल किला और दूसरे पुराने किले इसी क्रम के पत्थर से बने हैं। बिल्कुल। विंध्यन क्रम की चट्टानें खास तौर पर भवन निर्माण सामग्री यानी बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए प्रसिद्ध है। लाल किला, सांची का स्तूप, कई इमारतें इसी के बलुआ पत्थर से बनी हैं। तो परीक्षा के लिए याद रखना है कि विंध्यन क्रम की चट्टानें भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध हैं। जी। हमने धातु और भवन सामग्री की बात कर ली, लेकिन देश को चलाने वाली ऊर्जा यानी कोयला कहाँ से मिलता है? उसके लिए हमें अगली चट्टानों पर चलना होगा। इस स्लाइड में हम बात करेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में, जो भारत का कोयला भंडार है। गोंडवाना क्रम। हाँ, बुलेट पॉइंट्स। इनका निर्माण विंध्यन क्रम के काफी समय बाद हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। यहाँ उच्च श्रेणी का कोयला मिलता है और इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होते हैं। तो भारत का लगभग सारा कोयला इन्हीं चट्टानों में है। लगभग 98%। ये चट्टानें उस समय बनी जब घने जंगल जमीन के नीचे दब गए और कोयले में बदल गए। दामोदर, गोदावरी, महानदी घाटियों में ये चट्टानें मिलती हैं। और ये अच्छी क्वालिटी का होता है? हाँ, क्योंकि इसमें सल्फर कम होता है तो प्रदूषण भी कम होता है। परीक्षा में अक्सर कोयले के प्रकार से जोड़कर पूछा जाता है, तो याद रखें गोंडवाना कोयला मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का होता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ समेटते हैं और भारत के मुख्य विभाजनों को देखते हैं। जरूर। तो इस स्लाइड में हम भारत के भू-आकृतिक प्रदेशों का सारांश देखेंगे। मुख्य विभाजन है: पहला, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र; दूसरा, विशाल मैदान; तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार; और चौथा, तट एवं द्वीप समूह। हाँ, तो मोटे तौर पर भारत को इन 4 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है। हाँ,
चित्र में भी आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर बर्फीले पहाड़, फिर हरे भरे मैदान, फिर भूरा पठार और अंत में नीला तटीय क्षेत्र। परीक्षा के लिए ये संख्या याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत को 4 मुख्य और 6 उपभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये थी भारत के भौतिक प्रदेशों के निर्माण की पूरी कहानी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, परीक्षा में इससे कैसे सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल। चलिए एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। हाँ। याद रखिए, कहानी गोंडवाना लैंड से शुरू हुई। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसकी, यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिससे टेथिस सागर की जगह हिमालय बना। और हिमालय और पठार के बीच की खाई को नदियों ने भरकर उत्तरी मैदान बनाए। सही। और पठार खुद आग्नेय चट्टानों से बना सबसे पुराना हिस्सा है। तो कुछ संभावित प्रश्न देखते हैं। पहला, हिमालय का निर्माण किस सागर के अवसादों के वलन से हुआ है? इसका उत्तर है टेथिस सागर। भारत का कौन सा भौतिक प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और सबसे स्थिर है? ये है प्रायद्वीपीय पठार। बहुत बढ़िया। तीसरा, भारत में सोना, लोहा जैसे धात्विक खनिज प्रमुख रूप से किन चट्टानों में पाए जाते हैं? इसका जवाब है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। बिल्कुल। और भारत का 98% कोयला किन चट्टानों में मिलता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। और एक आखिरी सवाल, मेघालय पठार को मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से कौन अलग करता है? मालदा गैप। एकदम सही। तो अगर आप इस कहानी को याद रखेंगे तो ये तथ्य अपने आप याद हो जाएंगे। ये तो सच है। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद एक सवाल मन में आता है। अगर भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है और हिमालय आज भी ऊपर उठ रहा है, तो आज से 5 या 10 करोड़ साल बाद भारत का नक्शा कैसा दिखेगा? इस सवाल के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए एक दिलचस्प ख्याल है ना? बिल्कुल, सोचने वाली बात है। MCQ अभ्यास सत्र में आपका स्वागत है। चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत को मुख्य रूप से कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? 3, 4 5। और विकल्प D 6। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प D। भारत को भू आकृति के आधार पर 6 मुख्य प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2। भूगर्भीय तौर पर भारत का कौन सा भाग प्राचीनतम और सबसे स्थिर है? हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। तटीय मैदान। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प C। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो इसे भारत का सबसे पुराना और स्थिर भूभाग बनाता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चट्टानों में निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? भू आकृति विज्ञान यानी जियोमोफोलॉजी, पुरा चुंबकत्व यानी पेलियोमैग्नेटिज्म, जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी, और विकल्प डी समुद्र विज्ञान या ओशनोग्राफी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। पुरा चुंबकत्व चट्टानों में उनके निर्माण के समय संरक्षित चुंबकीय गुणों का अध्ययन है। जी। अब अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय स्थल पिंड मतलब इंडियन लैंड मास किस विशाल भूभाग का हिस्सा था? अंगारा लैंड, यूरेजिया, गोंडवाना लैंड। पैंजिया। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। भारतीय प्रायद्वीप प्राचीन गोंडवानालैंड नामक विशाल महाद्वीप का एक हिस्सा था। ठीक है, तो 5वां प्रश्न है, गोंडवाना लैंड के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल, संवहनीय धाराएं जिन्हें कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं, ज्वारीय बल। कोरियोलिस बल। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। मैंटल में चलने वाली संवहनीय धाराओं ने गोंडवाना लैंड को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। यूरोप और विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी, यूरोप। यूरेशिया प्लेट का हिस्सा होने के कारण अंगारा लैंड का भाग था, ना कि गोंडवाना लैंड का। जी।
अब प्रश्न संख्या 7। गोंडवाना से अलग होकर भारतीय प्लेट किस दिशा में विस्थापित हुई? दक्षिण, पूर्व पश्चिम, या विकल्प डी उत्तर? अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी। गोंडवाना लैंड से अलग होने के बाद भारतीय प्लेट उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच कौन सा सागर स्थित था? लाल सागर, टेथिस सागर या टेथिस सी? अरब सागर? मृत सागर? अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। इन दो महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य टेथिस सागर स्थित था, जिसके अवसादों से हिमालय का निर्माण हुआ। प्रश्न संख्या 9 पर आती है। भारतीय प्लेट का टकराव किस विशाल प्लेट से हुआ? अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट? यूरेशियन प्लेट या फिर विकल्प डी पैसिफिक प्लेट? अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। उत्तर की ओर विस्थापन के दौरान भारतीय प्लेट का टकराव अपने से बड़ी यूरेशियन प्लेट से हुआ। ठीक है। प्रश्न संख्या 10। हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? ब्लॉक पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन? अवशिष्ट पर्वत यानी रेजिडुअल माउंटेन? नवीन वलित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन? ज्वालामुखी पर्वत यानी वॉल्केनिक माउंटेन? अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। हिमालय का निर्माण प्लेटों के अभिसरण से हुए वलन के कारण हुआ, इसलिए यह एक नवीन वलित पर्वत है। जी बिल्कुल। अगला सवाल है, हिमालय का निर्माण मुख्य रूप से किसके अवसादों के वलन यानी फोल्डिंग से हुआ है? टेथिस सागर? शिवालिक? गोंडवाना? हिंद महासागर? अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। हिमालय का उत्थान टेथिस सागर में जमा अवसादों के वलित होने के कारण हुआ है। अगला प्रश्न, पाताल तोड़ कुएं जिन्हें आर्टिशियन वेल्स भी कहते हैं, हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? भाबर? तराई बांगर? या विकल्प डी खादर? अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। तराई क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर सतह के करीब होता है, जिससे यहाँ पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ठीक है। अब 13वां प्रश्न, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किन निक्षेपों मतलब डिपॉजिट्स से हुआ है? जलोढ़ यानी एलुवियल, काली मिट्टी? लैटराइट, मरुस्थलीय? अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। उत्तर का विशाल मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। प्रश्न 14, प्रायद्वीपीय पठार मुख्य रूप से किन चट्टानों से बना है? केवल अवसादी यानी सेडिमेंट्री, आग्नेय और रूपांतरित यानी इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक? जलोढ़ मिट्टी? और विकल्प डी चूना पत्थर? अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से निर्मित एक स्थिर भूभाग है। 15वां सवाल है, प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियों की मुख्य विशेषता क्या है? ऊंचे शिखर और गहरी घाटियां? कम ऊंची पहाड़ियां और चौड़ी घाटियां? हिमनद और तीखे ढलान? सक्रिय ज्वालामुखी? अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। लंबे समय तक अपर्दन के कारण इस पठार की पहाड़ियां कम ऊंची और घाटियां उथली तथा चौड़ी हैं। सही। अब अगला प्रश्न, मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से किसके द्वारा अलग होता है? पश्चिमी घाट, मालदा गैप या मालदा गैप? विंध्य पर्वत या विकल्प डी छोटा नागपुर? अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। मेघालय का पठार एक ब्रंश, जिसे मालदा गैप कहते हैं, के द्वारा मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। ठीक है। 17वां प्रश्न, आर्थिक दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं? विंध्यन क्रम, कुडप्पा क्रम धारवाड़ क्रम, और विकल्प डी गोंडवाना क्रम?
अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक खनिजों से समृद्ध होने के कारण आर्थिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। जी, अब इसी से जुड़ा अगला सवाल। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं? कोयला और पेट्रोलियम, चूना पत्थर, सोना, लोहा और मैंगनीज। जिप्सम। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। धारवाड़ चट्टानें सोना, लोहा, मैंगनीज, तांबा जैसे प्रमुख धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। 19वां प्रश्न है, भवन निर्माण सामग्री के लिए कौन सा चट्टान क्रम प्रसिद्ध है? आर्कियन, विंध्यन क्रम धारवाड़। या फिर विकल्प डी, गोंडवाना। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। विंध्यन क्रम की चट्टानों से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर जैसी भवन निर्माण सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। अब 20वां प्रश्न है, विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण किसके बाद हुआ था? गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, कुडप्पा क्रम। टर्शरी। आप 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। भूवैज्ञानिक कालक्रम के अनुसार विंध्यन क्रम का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के निक्षेपण के बाद हुआ। ठीक है। प्रश्न संख्या 21। विंध्यन चट्टानों में प्रचुरता से क्या मिलता है? सोना, हीरा, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। अभ्रक। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचें। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। विंध्यन चट्टानें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी जैसे अधात्विक खनिजों से समृद्ध हैं। अब आते हैं प्रश्न 22 पर। भारत का अधिकांश कोयला किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? विंध्यन गोंडवाना क्षेत्र। या विकल्प डी, टर्शियरी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। भारत का लगभग 98% कोयला भंडार गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगला सवाल। गोंडवाना क्रम का कोयला मुख्य रूप से किस प्रकार का है? एंथ्रासाइट बिटुमिनस, यानी बिटुमिनस, लिग्नाइट। पीट। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। गोंडवाना क्रम के कोयले में कार्बन की उच्च मात्रा होती है और यह मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का है। प्रश्न 24। भारतीय कोयले में किसकी मात्रा न्यून यानी कम होती है? राख या ऐश, कार्बन सल्फर। या फिर विकल्प डी, नमी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। भारतीय कोयले की एक प्रमुख विशेषता इसमें सल्फर की मात्रा का बहुत कम होना है। और अब आज का अंतिम प्रश्न। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण किस भूगर्भीय हलचल का परिणाम है? केवल निक्षेपण भूमि का उत्थान एवं निर्गमन, यानी इमर्जन्स, ज्वालामुखी विस्फोट। कोरल रीफ निर्माण। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान और समुद्र के नीचे धंसने या निर्गमन की प्रक्रिया से हुआ है। आज के MCQ अभ्यास यहीं समाप्त होते हैं। दोबारा सुनकर अभ्यास करें। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चल रहे हैं। भारतीय संविधान के बनने की कहानी। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाए गए कुछ बहुत अच्छे नोट्स हैं जी। और हमारा मकसद सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया को समझना है। वो कौन लोग थे, वो आर्किटेक्ट्स कौन थे जिन्होंने इसे बनाया, और उन्होंने दुनिया भर से कौन से बेहतरीन विचार, मतलब ब्लूप्रिंट्स, उधार लिए। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि हम एक विशाल पहेली को सुलझाने जा रहे हैं। एक तरफ हैं पहेली बनाने वाले, यानी संविधान सभा की वो समितियां और उनके अध्यक्ष, और दूसरी तरफ है पहेली के वो टुकड़े जो हमने दुनिया भर के संविधानों से लिए। और हम इन दोनों को जोड़कर देखेंगे
कि भारत का ये महान दस्तावेज आखिर बना कैसे। हाँ, और साथ ही ये भी कि इस प्रक्रिया से एसएससी, रेलवे और यूपी की परीक्षाओं में कैसे सवाल बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन आर्किटेक्ट्स यानी निर्माताओं से शुरू करते हैं। जब इतनी बड़ी सभा संविधान बना रही थी तो काम को बांटना तो जरूरी था। बहुत जरूरी था, और यहीं पर समितियां मतलब कमिटीज काम आती हैं। तो शुरुआत करते हैं उस समय के दो सबसे बड़े नामों से, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, और इनके कामों को याद रखने का एक बहुत ही सरल तरीका है। अच्छा, देखिए, जवाहरलाल नेहरू देश के भविष्य के प्रधानमंत्री थे, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें केंद्र यानी संघ से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण काम दिए गए। संघ से जुड़े काम। जी, दो समितियां खास तौर पे याद रखनी हैं, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। नाम से ही लग रहा है, एक केंद्र की शक्ति और दूसरा केंद्र का संविधान। बिल्कुल, एक का काम था केंद्र सरकार की शक्तियों को तय करना और दूसरी का काम था केंद्र के लिए संविधान का ढांचा तैयार करना। तो ये एक सीधी सादी ट्रिक है ना कि जहां भी संघ या यूनियन शब्द दिखे तो ज्यादातर मामलों में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। हाँ, ये परीक्षाओं के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो उनकी क्या भूमिका थी? उनकी भूमिका एक मैनेजर या कह सकते हैं प्रक्रिया प्रमुख जैसी थी। वो ये पक्का कर रहे थे कि संविधान बनाने की पूरी मशीनरी ठीक से चले। अच्छा, मतलब प्रक्रिया पर ध्यान था उनका। जी, इसलिए वो उन समितियों के अध्यक्ष थे जो प्रक्रिया और नियम तय कर रही थीं। जैसे नियम समिति, जो ये तय करती थी कि सभा में कामकाज कैसे होगा, और संचालन समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी, जो सभा की कार्यवाही को दिशा देती थी। तो हम कह सकते हैं कि नेहरू जी क्या बनेगा पर ध्यान दे रहे थे और प्रसाद जी कैसे बनेगा पर। बहुत बढ़िया, आपने एकदम सही समझा। ये तो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया। अब तीसरे बड़े स्तंभ पर आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर नेहरू जी केंद्र को देख रहे थे तो पटेल जी का ध्यान कहाँ था? पटेल जी का ध्यान था राज्यों यानी प्रांतों को एक साथ जोड़ने पर। अच्छा, इसीलिए वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। उनका काम ये देखना था कि राज्यों के लिए संवैधानिक ढांचा कैसा होगा। लेकिन उनका सबसे बड़ा और जटिल काम एक और समिति में था, सलाहकार समिति। सलाहकार समिति। जी, ये मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी क्षेत्रों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सलाह देने वाली मुख्य समिति थी। और यहीं पर अक्सर परीक्षार्थियों से गलती होती है ना? सलाहकार समिति और उसकी उप समितियों के बीच में। बिल्कुल सही, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। देखिए, सलाहकार समिति एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला कमेटी थी जिसके अध्यक्ष पटेल थे। ठीक है। लेकिन इसके तहत दो बहुत महत्वपूर्ण उप समितियां थीं जिनके अध्यक्ष अलग थे। अच्छा, वो कौन सी थी? मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एचसी मुखर्जी। ओ, तो ये उप समितियां थी। जी, और परीक्षा में सवाल घुमाकर पूछा जाता है। अगर पूछा जाए मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाब कृपलानी होगा। लेकिन अगर सवाल सलाहकार समिति से जुड़ा हो तो अध्यक्ष सरदार पटेल होंगे। ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। तो इन बड़े नेताओं की भूमिका समझने के बाद अब उस समिति की बात करते हैं जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। हाँ, अगर बाकी समितियां अलग अलग हिस्सों के लिए विचार इकट्ठा करनी थी, तो प्रारूप समिति का काम था उन सभी विचारों को एक कानूनी भाषा में पिरोकर संविधान का पहला मसौदा मतलब ड्राफ्ट तैयार करना। और इस मुश्किल काम की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर थी। जी, वो इसके अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष को मिलाकर इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला जैसे बड़े नाम भी थे। सही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये टीम पूरी यात्रा के दौरान एक जैसी नहीं रही। 2 सदस्यों को बदलना पड़ा था। हाँ, और इसके पीछे की कहानियां भी परीक्षा में पूछी जाती हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो क्या हुआ था? सबसे पहले बीएल मित्र सदस्य थे, लेकिन उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया। अच्छा, उनकी जगह पर एन माधवराव को लाया गया। तो याद रखने के लिए मित्र गए तो माधव आए। मित्र गए माधव आए, ये अच्छा है। और दूसरा बदलाव ज्यादा दुखद था। डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी जगह टीटी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। और ये सवाल कई बार पूछा गया है कि कृष्णामाचारी किसकी जगह पर आए थे। बिल्कुल, जवाब है डीपी खेतान। एक और समिति है जिसके बारे में बहुत गलतफहमी है और वो है झंडा समिति।
मैंने कई जगहों पर पढ़ा है कि इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। हाँ, क्या ये सही है? नहीं, ये एक बहुत आम और कह सकते हैं पुरानी गलती है जो कई किताबों में भी मिलती है। ये सच नहीं है। तो सही जानकारी क्या है? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तय करने के लिए एक तदर्थ झंडा समिति यानी एडहॉक फ्लैग कमेटी बनाई गई थी। इसका गठन 23 जून 1947 को हुआ था ठीक है। और संविधान सभा के रिकॉर्ड के अनुसार इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी नहीं। इस तथ्य को सभी परीक्षार्थियों को अच्छी तरह से नोट कर लेना चाहिए। तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली। तो ये थे हमारे संविधान के निर्माता, वो लोग जिन्होंने इसकी नींव रखी। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, वो ब्लूप्रिंट्स या विदेशी स्रोत जहां से हमने प्रेरणा ली। हाँ, और अक्सर ये आलोचना की जाती है कि हमारा संविधान तो बस उधार का थैला है। सही बात है, ये सुनने में आता है। पर देखिए, ये आलोचना पूरी तरह से सही नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज की आंख बंद करके नकल नहीं की। मतलब उसे भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाला। बिल्कुल, उन्होंने हर प्रावधान को भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जरूरतों के हिसाब से ढाला। और इसकी शुरुआत होती है हमारे अपने इतिहास से, भारत शासन अधिनियम 1935। अच्छा, 1935 का एक्ट? जी, यह हमारे संविधान का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। लगभग 2/3 संविधान इसी पर आधारित है। और 1935 के अधिनियम के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटेन का दिखता है, जो कि स्वाभाविक भी है। हाँ, बिल्कुल। लगभग 200 साल के ब्रिटिश शासन के कारण हमारी पूरी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था उन्हीं के मॉडल पर बनी थी। तो हमने क्या क्या लिया वहां से? सबसे जरूरी है संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। फिर है विधि का शासन, यानी कानून से ऊपर कोई नहीं, और एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के अलग से नहीं। एकदम सही। यहाँ पर एक बहुत बारीक अंतर पर भी सवाल बनता है, विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बीच। हाँ, और ये एक एडवांस लेवल का सवाल है। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ का विचार हमने ब्रिटेन से लिया, जिसका मोटा मोटा अर्थ है कि देश पर कानून का राज होगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? ये हमने जापान से लिया है। इसका मतलब है कि सरकार कोई भी कार्रवाई तभी कर सकती है जब वो कानून में लिखी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करे। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर दोनों के स्रोत अलग अलग हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, तो ब्रिटेन से हमने शासन की प्रणाली ली, फिर अमेरिका से क्या लिया? अमेरिका से हमने 2 सबसे शक्तिशाली विचार लिए, अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अधिकार मतलब मूल अधिकार? जी, नागरिकों के मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का विचार सीधे सीधे अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। और दूसरा? स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि ये लोकतंत्र में चेक्स एंड बैलेंस का सबसे बड़ा हथियार है। कैसे? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो उसे रद्द कर सकता है। ये शक्ति संसद को, आप कह सकते हैं, असीमित ताकतवर होने से रोकती है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी वहीं से हाँ है। जी, वो भी हमने अमेरिका से ही सीखी है। तो अधिकार अमेरिका से आए, फिर आयरलैंड से हमने क्या लिया? वहां से नीति निदेशक तत्वों का विचार आया है ना? हाँ, आयरलैंड से ली गई सबसे प्रसिद्ध चीज है राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP। ये क्या होते हैं? अगर मूल अधिकार नागरिकों को अधिकार देते हैं और सरकार की शक्ति को सीमित करते हैं, तो DPSP सरकार को निर्देश देते हैं कि उन्हें एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। ये एक तरह से सरकार के लिए नैतिक गाइड बुक हैं। आयरलैंड से एक और दिलचस्प चीज ली गई है, जो राज्यसभा से जुड़ी है। सही पकड़ा। राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, ये प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। और यहीं पर एक और परीक्षा में फंसाने वाला सवाल आता है। बिल्कुल, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन तो आयरलैंड से है, लेकिन राज्यसभा के बाकी सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। अच्छा, तो नामांकन और चुनाव दोनों के स्रोत अलग-अलग हैं। जी, बिल्कुल अलग। ये एक बेहतरीन पॉइंट है। अब बात करते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की। इन दोनों देशों से हमने संघीय ढांचे के बारे में महत्वपूर्ण विचार लिए।
हाँ, कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का मॉडल लिया। मजबूत केंद्र, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सोचिए, देश का बंटवारा हुआ था, 500 से ज्यादा रियासतें थी जिन्हें एक साथ लाना था। ऐसे में अमेरिका जैसा ढीला-ढाला संघ काम नहीं करता। देश को एक आंकने के लिए कनाडा की तरह एक मजबूत केंद्र जरूरी था। अच्छा, इसीलिए अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र को दी गईं। जी, यानी वो विषय जो किसी सूची में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। तो कनाडा से हमने एकता का मंत्र लिया और ऑस्ट्रेलिया से सहयोग का। बहुत अच्छे से कहा आपने। ऑस्ट्रेलिया से हमने वो प्रावधान लिए जहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। जैसे कि समवर्ती सूची। बिल्कुल। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। और जब किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति न बने, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। परीक्षा में ये दोनों नाम, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, सीधे ऑस्ट्रेलिया से जोड़े जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम सवाल है। अब कुछ और देशों पर नजर डालते हैं। जर्मनी के वाइमर संविधान का जिक्र आता है आपातकाल के संदर्भ में। जी, जर्मनी के इतिहास से सीखते हुए हमने वहां से ये प्रावधान लिया कि आपातकाल के दौरान नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये एक बहुत ही कठोर प्रावधान है। हाँ, जिसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी समझा गया। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। वो क्या? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन तो जर्मनी से प्रेरित है, लेकिन वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये तो बहुत ही बारीक अंतर है। जी, और सोवियत संघ यानी यूएसएसआर और दक्षिण अफ्रीका का क्या योगदान रहा? सोवियत संघ मतलब अब रूस से हमने दो समाजवादी विचार लिए। पहला, मूल कर्तव्य, जो बाद में संविधान में जोड़े गए। ये नागरिकों को उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं। और दूसरा, हमारी प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है, वो रूसी क्रांति से प्रेरित है। और दक्षिण अफ्रीका ने हमें शायद सबसे जरूरी चीज दी, खुद को समय के साथ बदलने की क्षमता। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। मतलब हमारे निर्माता जानते थे कि भविष्य में बदलाव की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, वो जानते थे कि आने वाले समय की जरूरतें अलग होंगी, इसलिए उन्होंने संविधान को एक जड़ दस्तावेज नहीं बनाया। उन्होंने इसमें बदलाव का एक रास्ता दिया, और यही रास्ता हमने दक्षिण अफ्रीका से सीखा है। तो आज हमने संविधान निर्माण की पूरी तस्वीर देखी। पहले हमने उन समितियों को समझा जो इसकी नींव बना रही थी। हाँ, संघ की समितियां नेहरू के पास, प्रांतों और सलाह की जिम्मेदारी पटेल पर, और प्रक्रिया का जिम्मा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर था। और इन सब के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति जो सबको एक सूत्र में पिरो रही थी। और फिर हमने देखा कि कैसे इन निर्माताओं ने पूरी दुनिया से बेहतरीन विचारों को चुना। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया से सहयोग का ढांचा, कनाडा से मजबूत केंद्र, दक्षिण अफ्रीका से बदलाव की प्रक्रिया, और सोवियत संघ से सामाजिक न्याय का आदर्श। तो अगर किसी परीक्षार्थी को अब ऐसा सवाल मिलता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई, तो उन्हें तुरंत अमेरिका याद आएगा, या संविधान संशोधन का नाम सुनते ही दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल, यही इस पूरी चर्चा का मकसद था। इन कहानियों और तर्कों के साथ तथ्यों को याद रखना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। हमने देखा कि भारत का संविधान किसी की नकल नहीं है, बल्कि दुनिया भर के बेहतरीन प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालकर बनाया गया एक अनूठा दस्तावेज है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सोचना दिलचस्प है कि अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने इन अलग-अलग देशों से प्रेरणा न ली होती और सब कुछ शून्य से बनाया होता, तो आज हमारे देश की शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या होता? इस पर विचार कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न 1, संघ शक्ति समिति यानी यूनियन पावर्स कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी सरदार पटेल और विकल्प डी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी, जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष थे। जी, अब अगला सवाल। प्रश्न 2, संचालन समिति या स्टीयरिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आपके विकल्प हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी जे.बी. कृपलानी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5,
4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और साथ ही नियम समिति के भी अध्यक्ष थे। रमैया या विकल्प डी के.एम. मुंशी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। तो सही उत्तर है विकल्प ए। जैसा अभी बताया गया, नियम समिति का अध्यक्ष पद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ही संभाला गया था। जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी एच.सी. मुखर्जी और डी बी.आर. अंबेडकर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 5 पर। मूल अधिकार उपसमिति मतलब फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए सरदार पटेल, विकल्प बी जे.बी. कृपलानी, विकल्प सी एच.सी. मुखर्जी और विकल्प डी गोपीनाथ बारदोलोई। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है विकल्प बी जे.बी. कृपलानी मूल अधिकारों पर बनी उप समिति के अध्यक्ष थे। जी। और अब प्रश्न 6। अल्पसंख्यक उप समिति माइनॉरिटीज सब कमेटी, इसकी अध्यक्षता किसने की? विकल्प है ए जे.बी. कृपलानी, बी एच.सी. मुखर्जी, सी के.एम. मुंशी और डी सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। अल्पसंख्यक उपसमिति की अध्यक्षता एच.सी. मुखर्जी ने की थी। अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए बी.एन. राव, विकल्प बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विकल्प सी सच्चिदानंद सिन्हा या विकल्प डी जवाहरलाल नेहरू। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जी, और इसी समिति से जुड़ा है अगला सवाल, प्रश्न 8। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? विकल्प हैं ए 6, बी 7, सी 8 या डी 9। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। तो सही उत्तर है विकल्प बी। प्रारूप समिति में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे, मतलब कुल 7 सदस्य। ठीक है। प्रश्न 9। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? विकल्प ए के.एम. मुंशी, विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी सरदार पटेल और विकल्प डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। दिए गए विकल्पों में से के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रारूप समिति में बी.एल. मित्तर के स्थान पर किसे नियुक्त किया गया था? आपके विकल्प हैं ए एन माधवराव, बी टी.टी. कृष्णमाचारी, सी डी.पी. खैतान या डी एच.सी. मुखर्जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। बी.एल. मित्तर के इस्तीफे के बाद एन माधवराव को सदस्य बनाया गया था। जी। अब एक और बदलाव से जुड़ा सवाल, प्रश्न 11। 1948 में डी.पी. खैतान की मृत्यु के बाद किसे प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया? विकल्प ए एन माधवराव, विकल्प बी टी.टी. कृष्णमाचारी, विकल्प सी सैयद मोहम्मद सादुल्ला और विकल्प डी गोपाल स्वामी आयंगर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। डी.पी. खैतान के निधन के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है। प्रश्न 12। निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? विकल्प ए एन गोपाल स्वामी आयंगर, बी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सी मोहम्मद सादुल्ला या डी बी.एन. राव। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी।
B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ना कि प्रारूप समिति के सदस्य। अच्छा, अब अगला प्रश्न। प्रश्न 13। तदर्थ झंडा समिति, एड हॉक फ्लैग कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए जेबी कृपलानी, विकल्प बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डी जवाहरलाल नेहरू। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। राष्ट्रीय ध्वज पर बनी तदर्थ समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। जी, और ये समिति बनी कब थी? प्रश्न 14। तदर्थ झंडा समिति का गठन कब किया गया था? विकल्प हैं ए 22 जुलाई 1947, बी 23 जून 1947, सी 26 जनवरी 1950 या डी 15 अगस्त 1947। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। इस समिति का गठन 23 जून 1947 को संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है। अब प्रश्न 15 इसी समिति के सदस्य के बारे में है। निम्न में से कौन तदर्थ झंडा समिति का सदस्य था? विकल्प ए सरोजनी नायडू, विकल्प बी जेबी कृपलानी, विकल्प सी सरदार पटेल, विकल्प डी B.N. राव। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। दिए गए विकल्पों में से सरोजनी नायडू झंडा समिति के सदस्य थीं। चलिए, अब संविधान के स्रोतों पर आते हैं। प्रश्न 16। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? विकल्प ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी आयरलैंड। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। जी, अगला सवाल। प्रश्न 17। संसदीय शासन पद्धति, जिसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, इसका स्रोत क्या है? विकल्प ए ब्रिटेन, विकल्प बी फ्रांस, विकल्प सी अमेरिका और डी रूस। आप 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। अगला प्रश्न। प्रश्न 18। विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ, इसकी अवधारणा किस संविधान से प्रेरित है? विकल्प ए जापान, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी या डी अमेरिका। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। विधि का शासन का सिद्धांत यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न 19 पर। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, इसकी अवधारणा किस देश से ली गई है? विकल्प है ए ब्रिटेन, बी अमेरिका USA, सी आयरलैंड, डी कनाडा। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का स्रोत अमेरिकी संविधान है। जी, और अमेरिका से जुड़ा एक और सवाल। प्रश्न 20। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, इसकी प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? विकल्प ए अमेरिका, बी पूर्व सोवियत संघ, सी दक्षिण अफ्रीका या डी फ्रांस। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला सवाल। प्रश्न 21। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, इसका विचार किस देश से लिया गया है? विकल्प ए आयरलैंड, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। जी, अब बात करते हैं DPSP की। प्रश्न 22। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? विकल्प है ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी कनाडा या डी जर्मनी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1।
सही उत्तर है विकल्प बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए हैं। ठीक है। अगला सवाल प्रश्न 23। समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी ब्रिटेन या डी आयरलैंड। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ग्रहण की गई है। और ऑस्ट्रेलिया से ही एक और प्रावधान लिया गया है। प्रश्न 24। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग, इसकी अवधारणा कहां से ली गई है? विकल्प हैं ए आयरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी दक्षिण अफ्रीका। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। अच्छा, अब प्रश्न 25। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था मतलब फेडरल सिस्टम, ये किस देश से ली गई है? विकल्प ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया या डी रूस। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। एक मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली की अवधारणा कनाडा के संविधान से प्रेरित है। जी, अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 26। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, यह किस देश के संविधान से प्रेरित है? विकल्प ए जर्मनी यानी वीमर संविधान से, बी अमेरिका से, सी दक्षिण अफ्रीका से या डी जापान से। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। यह प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। ठीक है। प्रश्न 27। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये किस देश से ली गई है? विकल्प ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी जापान और डी जर्मनी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की शब्दावली जापानी संविधान से ली गई है। चलिए, अब बात करते हैं संशोधन की। प्रश्न 28। संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट, इसकी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी कनाडा या डी जर्मनी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। जी, अब अगला सवाल प्रश्न 29। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? विकल्प ए अमेरिका, बी सोवियत संघ यूएसएसआर, सी जापान और डी आयरलैंड। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। और अब आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 30। प्रस्तावना में न्याय का जो आदर्श है, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये किस क्रांति से लिया गया है? विकल्प ए फ्रांसीसी क्रांति, बी रूसी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति या डी गौरवपूर्ण क्रांति। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। आज के एमसीक्यू अभ्यास यहीं समाप्त होते हैं। दोबारा सुनकर अभ्यास करें। नमस्कार। आज हम भारतीय कृषि, अर्थव्यवस्था और सुधारों पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। जी, नमस्कार। ये सत्र प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, रेलवे और दूसरी राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, हम दिए गए स्लाइड्स के माध्यम से हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारतीय कृषि के समग्र अवलोकन की। जी, इस स्लाइड में जैसा कि हम देख सकते हैं, एक तस्वीर है जो हमारे आज के विषय भारतीय कृषि, अर्थव्यवस्था और सुधार का परिचय दे रही है। हाँ, इसमें एक तरफ तो लहलहाती फसल दिख रही है और दूसरी तरफ भारत का नक्शा है।
सही कहा। ये तस्वीर मतलब भारत की कृषि प्रधानता और साथ ही साथ तकनीक और अर्थव्यवस्था के साथ उसके जुड़ाव को दिखाती है। तो ये विषय हमें ये समझने में मदद करेगा कि कृषि भारत के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और समय के साथ इसमें क्या-क्या सुधार हुए हैं। बिल्कुल। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारतीय कृषि के महत्व की। जी, तो इस स्लाइड में जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं महत्व। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये देश की अधिकांश जनसंख्या की आश्रयस्थली है। सकल रोजगार का लगभग 50% कृषि से प्राप्त होता है और राष्ट्रीय आय में इसका योगदान लगभग 16 भाग है। तो पहला ही पॉइंट है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये लाइन तो हमने सबने कई बार पढ़ी है, पर इसका असल मतलब क्या है? देखिए, जैसे रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सहारा देती है, बिल्कुल वैसी ही कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देती है। देश की एक बहुत बहुत बड़ी आबादी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सीधे तौर पर खेती पर ही निर्भर है। और ये जो तीसरा पॉइंट है, वो तो बहुत ही चौंकाने वाला है। सकल रोजगार का लगभग 50%। हाँ, 50%। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में काम करने वाले हर 2 लोगों में से एक व्यक्ति या तो खेती कर रहा है या फिर उससे जुड़े किसी काम में लगा हुआ है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और परीक्षा में सीधे पूछा जा सकता है। लेकिन वहीं जो चौथा पॉइंट है, वो कहता है कि राष्ट्रीय आय में इसका योगदान सिर्फ 15 से 18% है। जी, यहीं पर मतलब एक विरोधाभास दिखता है कि 50% लोग मिलकर देश की कुल कमाई का सिर्फ 15-18% हिस्सा ही बना पा रहे हैं। और एक चीज और, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इसका बड़ा योगदान है ना? बिल्कुल, और ये एक एग्जाम अलर्ट है। याद रखिए कि कृषि उत्पादों का आयात यानी इंपोर्ट लगभग 6% है, जबकि निर्यात यानी एक्सपोर्ट लगभग 12% है। अच्छा, तो मतलब हम कृषि उत्पाद बेचते ज्यादा हैं और खरीदते कम हैं। जी, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी बात है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारतीय कृषि की स्थिति और समस्याओं के बारे में। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं: स्थिति एवं समस्याएं, पिछड़ापन, प्रच्छन्न बेरोजगारी और अनिश्चितता। तो पिछड़ेपन से क्या मतलब है यहाँ? पिछड़ेपन का मतलब है कि आज भी मतलब हमारे बहुत सारे किसान पुराने अवैज्ञानिक तरीकों से खेती करते हैं, जैसे हल बैल का इस्तेमाल। और इसी वजह से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी दूसरे विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। बिल्कुल। और अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये एक एग्जाम अलर्ट है। हाँ, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये टर्म तो मैंने बहुत बार एग्जाम पेपर्स में देखा है। ये इसका मतलब है कि किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए एक खेत में 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन उस पर परिवार के 8 लोग काम कर रहे हैं। तो वो जो अतिरिक्त 4 लोग हैं, वो प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उन्हें काम से हटा भी दें तो भी कुल उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और परीक्षा में यह सवाल बहुत बार आता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है। और इसका जवाब हमेशा होता है कृषि क्षेत्र। सही कहा। और तीसरी समस्या है अनिश्चितता। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून का जुआ, हाँ, क्योंकि आज भी हमारी ज्यादातर खेती बारिश पर ही निर्भर है। जी, अच्छा, मानसून हुआ तो अच्छी फसल, और अगर मानसून खराब हुआ तो सूखा पड़ जाता है। सही बात है। चलिए अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारत में जोतों के आकार के बारे में। इसके पॉइंट्स हैं: छोटी जोत। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता बिखरी हुई छोटी जोतें हैं। सकल जोतों का 68.45% हिस्सा सीमांत जोत है और लगभग 86.07% जोतें 2 हेक्टेयर से कम हैं। जोत का मतलब है किसान के पास खेती करने वाली जमीन का टुकड़ा, है ना? जी, और भारत में ज्यादातर किसानों के पास बहुत छोटे छोटे और बिखरे हुए खेत हैं। अब इस फिगर में देखिए। हाँ, इसमें एक ग्राफ दिखाया गया है। जी, ये ग्राफ अलग-अलग आकार की जोतों का प्रतिशत बताता है। सबसे ऊंचा बार जो 68.45% है, वो सीमांत जोत का है। सीमांत जोत यानी 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन। बिल्कुल। और दूसरा बार है लघु जोत का, जो 1 से 2 हेक्टेयर की होती है। और अगर हम इन दोनों को मिला दें, सीमांत और लघु, तो ये तो कुल जोतों का 86% से भी ज्यादा हो जाता है। सही पकड़ा आपने। इसका मतलब है कि भारत की ज्यादातर किसान छोटे किसान हैं। ये कृषि संगणना 2015-16 के आंकड़े हैं और ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इतने छोटे खेतों पर आधुनिक खेती कैसे हो सकती है? यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए क्या किया गया?
अगली स्लाइड शायद इसी बारे में है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि भारत में भूमि सुधारों की जरूरत क्यों पड़ी और उनके उद्देश्य क्या थे। जी, इसके पॉइंट्स हैं सुधारों की आवश्यकता, जिसमें पहला है स्वतंत्रता के बाद भूमि बंदोबस्ती व्यवस्था को सुधारने के लिए, और दूसरा है किसानों के हितों को संरक्षित करने और उत्पादन बढ़ाने हेतु, और फिर है प्रमुख उद्देश्य, जैसे ऐसे भू संबंध विकसित करना जहां खेती करने वाला ही वास्तविक मालिक हो। तो आजादी से पहले जमींदारी जैसी प्रथाएं थीं, जिनमें जमीन का मालिक कोई और होता था और खेती कोई और करता था। जी, और इससे किसानों का बहुत शोषण होता था और उत्पादन भी काफी कम था। इसीलिए आजादी के बाद इन व्यवस्थाओं को सुधारने की जरूरत पड़ी। तो मुख्य लक्ष्य था जो खेती करे जमीन उसी की हो। बिल्कुल, बिचौलियों को हटाकर किसानों को सीधा फायदा पहुंचाना और उनका शोषण रोकना। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी एग्जाम अलर्ट है। क्या है वो? भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स राज्य सूची स्टेट लिस्ट का विषय है। इसका मतलब है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है, केंद्र का नहीं। अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जी, तो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे भूमि सुधार के तहत उठाए गए प्रमुख कदमों के बारे में। इसके तहत जो कार्यान्वयन हुए वो थे, पहला मध्यस्थों का उन्मूलन, दूसरा काश्तकारी सुधार, तीसरा चकबंदी और चौथा हदबंदी। तो मध्यस्थों का उन्मूलन तो मतलब जमींदारों को खत्म करना हो गया। हाँ, इससे किसान का सीधा संपर्क सरकार से हो गया। और काश्तकारी सुधार में जो किसान दूसरों की जमीन पर खेती करते थे उनके लिए लगान की दरें तय की गई हैं। और ये जो दो शब्द हैं चकबंदी और हदबंदी, इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। जी, और ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण सुधार हैं। खासकर चकबंदी यानी कंसोलिडेशन, ये एक एग्जाम अलर्ट है। तो चकबंदी क्या है? इसमें किसान के जो बिखरे हुए छोटे छोटे खेत होते थे उन्हें एक जगह इकट्ठा करके एक बड़ा खेत यानी चक बना दिया जाता था। अच्छा, इससे तो बड़े खेत पर वैज्ञानिक तरीके से खेती करना आसान हो गया होगा। बिल्कुल। और हदबंदी यानी सीलिंग में सरकार ने ये कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति एक तय सीमा से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। जो अतिरिक्त जमीन थी उसे लेकर भूमिहीन किसानों में बांट दिया गया। ठीक है। तो भूमि सुधारों के बाद जो अगली बड़ी चुनौती थी वो थी अनाज की कमी। हाँ, बिल्कुल। और उसी से जुड़ा है हमारा अगला विषय। इस स्लाइड में हम बात करेंगे हरित क्रांति की शुरुआत और इसके पीछे के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं शुरुआत, उद्देश्य, नॉर्मन बोरलॉग और एमएस स्वामीनाथन। तो देखिए, 1960 के दशक में भारत में अनाज की बहुत भारी कमी थी। हमें अमेरिका जैसे देशों से अनाज मंगाना पड़ता था। तो उद्देश्य था भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। जी, और यहीं पर दो नाम आते हैं जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। कौन है वो दो नाम? विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, अच्छा, और भारत में हरित क्रांति के जनक थे एमएस स्वामीनाथन। तो नॉर्मन बोरलॉग ने मेक्सिको में अधिक उपज वाले बीजों यानी HYV सीड्स की खोज की और एमएस स्वामीनाथन ने उस तकनीक को भारत में लागू करने पर जोर दिया। एकदम सही। तो अगली स्लाइड हरित क्रांति के घटकों के बारे में है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे हरित क्रांति के प्रमुख घटकों की। जी, इसके घटक हैं, ये एक पैकेज कार्यक्रम था। HYV बीज, पोषण, संरक्षण और मशीनीकरण। इसे पैकेज कार्यक्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज नहीं थी। इसमें अधिक उपज देने वाले बीज तो थे ही, लेकिन उन बीजों के साथ साथ रासायनिक उर्वरक मतलब खाद, उचित सिंचाई यानी पानी, कीटनाशक और ट्रैक्टर जैसी मशीनें, इन सभी चीजों का एक साथ इस्तेमाल किया गया। मतलब किसी एक के बिना ये सफल नहीं हो सकती थी। बिल्कुल नहीं। और एक और एग्जाम अलर्ट, इसे लागू करने का वर्ष। प्रायोगिक तौर पर तो ये 1960-61 में शुरू हुई, लेकिन पूरे देश में 1966 में लागू हुई। परीक्षा में आमतौर पर 1966 ही पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पहली हरित क्रांति के प्रभाव और द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता के बारे में। तो देखिए, प्रथम क्रांति का प्रभाव क्या रहा। इसकी सफलता कुछ क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा तक ही सीमित रही और दलहन जैसी फसलों की अनदेखी हुई। हाँ, इसका फायदा मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही मिला, और वो भी सिर्फ गेहूं और चावल की फसलों में। बिल्कुल, और इसीलिए द्वितीय हरित क्रांति की जरूरत पड़ी। इसका उद्देश्य था फसलों के दायरे और भौगोलिक क्षेत्र दोनों में वृद्धि करना। और इसमें एक नया शब्द दिख रहा है, कार्बनिक कृषि। जी, इसका मतलब था कृषि को संपोषणीय यानी सस्टेनेबल बनाना। मतलब ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए।
तो इसका फोकस पूर्वी उत्तर भारत और दलहन उत्पादन पर था। हाँ, और यही एग्जाम अलर्ट है। द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य फोकस सस्टेनेबल कृषि और दलहन पर था। चलिए, अब जमीन और फसल से आगे बढ़कर बात करते हैं पैसे की। इस स्लाइड में हम बात करेंगे किसानों को मिलने वाले ऋण के प्रकारों के बारे में। जी, कृषि वित्त। इसके 3 प्रकार हैं ऋण की अवधि के आधार पर। पहला, अल्प अवधि, जो 15 महीने से कम का होता है। ये बीज, खाद जैसे कृषि आगतों यानी इनपुट्स के लिए होता होगा। बिल्कुल, और ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा के लिए। दूसरा है मध्य अवधि, जो 15 महीने से 5 साल तक का होता है। ये मशीनें खरीदने के लिए होता है। जैसे ट्रैक्टर वगैरह। जी, और तीसरा है दीर्घ अवधि, जो 5 साल से ज्यादा के लिए होता है। ये जमीन में स्थायी सुधार या कोई बड़ा निवेश करने के लिए लिया जाता है। जैसे कुआं खुदवाना। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये कर्ज मिलता कहाँ से है? अगली स्लाइड इसी पर है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि किसानों को कर्ज कहाँ-कहाँ से मिलता है। तो इसके 2 मुख्य स्रोत हैं। पहला, गैर संस्थागत, जैसे महाजन, साहूकार, मित्र। आजादी के समय तो इन्हीं का बोलबाला था। जी, और दूसरा है संस्थागत, जैसे वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी और सहकारी बैंक। और इसमें जो पाई चार्ट दिखाया गया है वो बताता है कि 2016-17 में वाणिज्यिक बैंकों का योगदान सर्वाधिक था, लगभग 69%। हाँ, ये एक एग्जाम अलर्ट है। कृषि ऋण देने में शीर्ष ऋण प्रदाता वाणिज्यिक बैंक है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। मुझे लगा था कि ग्रामीण बैंक सबसे आगे होंगे। नहीं, वाणिज्यिक बैंक ही है। तो अब उस संस्था की बात करते हैं जो इन सब को नियंत्रित करती है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे नाबार्ड के बारे में। जी, नाबार्ड, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था है। हाँ, एपिक्स इंस्टीट्यूशन। लेकिन इसका काम थोड़ा अलग है। ये जनता को सीधे डायरेक्ट ऋण नहीं देता। तो फिर ये क्या करता है? ये ऋण देने वाली संस्थाओं का विनियमन रेगुलेशन करता है और उन्हें रिफाइनेंस देता है। ये बैंकों का बैंक है। ये आरआरबी और सहकारी बैंकों को पैसा देता है, जो आगे किसानों को देते हैं। अच्छा। और इसकी स्थापना की तारीख एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है, 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982, ठीक है। तो अब आरआरबी पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबी के बारे में। जी, इनकी स्थापना 1975 से शुरू हुई। हाँ, और इनका उद्देश्य था ग्रामीण वित्त के लिए एक समर्पित संस्थान बनाना। और इनकी पूंजी हिस्सेदारी कैपिटल शेयर का जो पाई चार्ट है वो काफी दिलचस्प है। हाँ, और परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 50% केंद्र सरकार का है और 35% प्रायोजक बैंक यानी स्पॉन्सर बैंक का। जी, ये कोई भी बड़ा कमर्शियल बैंक हो सकता है। और बचा हुआ 15% उस राज्य सरकार का होता है जिस राज्य में वो आरआरबी है। तो ये 50-35-15 का अनुपात याद रखना जरूरी है। बहुत जरूरी। चलिए, अब आखिरी बैंकिंग संस्था पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे सहकारी बैंकों की संरचना के बारे में। जी, तो इस फिगर में एक पिरामिड दिखाया गया है। ये भारत में सहकारी बैंकों की त्रिस्तरीय यानी 3 टियर संरचना को दिखाता है। तो इसमें सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे यानी स्थानीय स्तर पर हैं प्राथमिक सहकारी साख संगठन। ये सीधे गांव में किसानों से जुड़े होते हैं। और बीच में? बीच में जिला स्तर पर हैं केंद्रीय सहकारी बैंक। और पिरामिड में सबसे ऊपर यानी राज्य स्तर पर है राज्य सहकारी बैंक। और इन पर किसका नियंत्रण होता है? इन पर आरबीआई का आंशिक नियंत्रण होता है। और एक जरूरी बात, किसानों को जो दीर्घकालीन ऋण मिलता है वो अक्सर भूमि विकास बैंक देते हैं, जो इसी सहकारी संरचना का हिस्सा हैं। अच्छा, तो अब आखिरी स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम अब तक की चर्चा का सारांश और भविष्य की दिशा देखेंगे। बिल्कुल, तो सारांश यह है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। भूमि सुधार और हरित क्रांति ने देश को आत्मनिर्भर बनाया, और बैंकिंग व्यवस्था जैसे नाबार्ड और आरआरबी ने किसानों को साहूकारों से मुक्त किया। और भविष्य की दिशा है संपोषणीय और वैज्ञानिक कृषि। जी, अब चुनौती सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की नहीं है, बल्कि खेती को पर्यावरण के अनुकूल और ज्यादा वैज्ञानिक बनाने की है। तो ये थी भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था और सुधार पर हमारी विस्तृत चर्चा। आइए जल्दी से मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। जी, हमने जाना कि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो 50% रोजगार देती है। हमने प्रच्छन्न बेरोजगारी को समझा, जो कृषि क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है। हमने भूमि सुधार के 4 प्रमुख कार्य देखे: मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार,
चकबंदी और हदबंदी। हमने हरित क्रांति के जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एमएस स्वामीनाथन और इसके घटकों के बारे में पढ़ा। हमने कृषि वित्त के स्रोतों को जाना, जिसमें वाणिज्यिक बैंक शीर्ष पर हैं। और अंत में हमने नाबार्ड, जिसकी स्थापना 1982 में हुई, और आरआरबी, जिसकी स्थापना 1975 में हुई, की भूमिका को समझा। तो अब देखते हैं कि परीक्षा में किस तरह के सवाल बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक सवाल हो सकता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र से संबंधित है, या भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। या ये भी पूछ सकते हैं कि चकबंदी से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल। या फिर नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है। उम्मीद है कि यह चर्चा आपकी तैयारी में सहायक होगी। जी। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में हम उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरण को बचाने, इन दो लक्ष्यों के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? इसी सवाल के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के अभ्यास सत्र में हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न 1, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को क्या माना जाता है? और आपके विकल्प ये रहे। विकल्प ए, अर्थव्यवस्था का इंजन। विकल्प बी, अर्थव्यवस्था की रीढ़। विकल्प सी, अर्थव्यवस्था का ब्रेक। और विकल्प डी, सहायक क्षेत्र। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी हाँ, अर्थव्यवस्था की रीढ़। इसका स्पष्टीकरण ये है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। बिल्कुल। और ये एक विशाल आबादी को रोजगार और खाद्य सुरक्षा दोनों प्रदान करती है। चलिए, अब दूसरा प्रश्न। भारत में सकल रोजगार का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है? इसके विकल्प हैं। विकल्प ए 20%, विकल्प बी 35%, विकल्प सी 50% और विकल्प डी 75%। ठीक है। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है विकल्प सी 50%। स्पष्टीकरण ये है कि भारत की लगभग आधी कार्यशील जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। जी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, जी। वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? और इसके विकल्प हैं विकल्प ए, उद्योग क्षेत्र। विकल्प बी, सेवा क्षेत्र। विकल्प सी, बैंकिंग क्षेत्र। और विकल्प डी, कृषि क्षेत्र। चलिए, 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी, यानी कृषि क्षेत्र। हाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी वही स्थिति है जहां जरूरत से ज्यादा लोग एक ही काम में लगे होते हैं। और ये मुख्य रूप से भारतीय कृषि की एक विशेषता मानी जाती है। अच्छा, अब चौथा प्रश्न। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार सीमांत जोत का आकार कितना है? मार्जिनल होल्डिंग्स के बारे में सवाल है। तो विकल्प हैं। विकल्प ए 1 हेक्टेयर से कम। विकल्प बी 1 से 2 हेक्टेयर। विकल्प सी 2 से 4 हेक्टेयर। और विकल्प डी 10 हेक्टेयर से अधिक। ठीक है, अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। जी, 1 हेक्टेयर से कम। 2015-16 की कृषि संगणना यही कहती है कि 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली भूमि को सीमांत जोत में वर्गीकृत किया गया है। और इसी से जुड़ा अगला सवाल है, प्रश्न 5। भारत में कुल जोतों में सीमांत जोत का प्रतिशत लगभग कितना है? ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। विकल्प है विकल्प ए 17.62%। विकल्प बी 68.45%। विकल्प सी 13.35%। और विकल्प डी 0.57%। ध्यान से सोचिएगा। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। तो सही जवाब है विकल्प बी 68.45%। इसका मतलब है कि भारत में कुल कृषि जोतों में 2/3 से भी ज्यादा हिस्सेदारी सीमांत जोतों की है, जो कि भूमि विखंडन की समस्या को भी दर्शाता है। चलिए, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स किस सूची का विषय है? इसके विकल्प हैं। विकल्प ए संघ सूची। विकल्प बी राज्य सूची। विकल्प सी समवर्ती सूची। और विकल्प डी अवशिष्ट सूची। तो अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1।
सही उत्तर है विकल्प बी, राज्य सूची। बिल्कुल। भूमि सुधार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। और इसीलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। हाँ, अब 7वां प्रश्न। बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जी, और इसके विकल्प हैं विकल्प ए हदबंदी, विकल्प बी, चकबंदी, विकल्प सी जमींदारी उन्मूलन और विकल्प डी, सहकारी खेती। आसान सवाल है। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है विकल्प बी चकबंदी। हाँ, चकबंदी वो प्रक्रिया है जिसमें किसानों के छोटे और बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा करके एक बड़ा खेत बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है हदबंदी यानी लैंड सीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना, विकल्प बी, बिचौलियों को हटाना, विकल्प सी अधिकतम भूधारकता तय करना, या विकल्प डी, चकबंदी करना। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। अधिकतम भूधारणकता तय करना मतलब भूमि हदबंदी का उद्देश्य था कि किसी व्यक्ति या परिवार के लिए कृषि भूमि रखने की एक अधिकतम सीमा तय कर दी जाए। ठीक है। 9वां प्रश्न। भूमि सुधार का प्रथम चरण मुख्य रूप से किसके उन्मूलन पर केंद्रित था? विकल्प है विकल्प ए, मध्यस्थों का उन्मूलन, विकल्प बी विदेशी कंपनियों का उन्मूलन, विकल्प सी, सहकारी समितियों का उन्मूलन, और विकल्प डी निर्यात कर का उन्मूलन। चलिए अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए, मध्यस्थों का उन्मूलन। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों का पहला और मुख्य उद्देश्य जमींदारों जैसे मध्यस्थों को ही समाप्त करना था। अगला प्रश्न। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ विश्व में पूछा गया है। जी। विकल्प ए एम.एस. स्वामीनाथन, विकल्प बी, वर्गीज कुरियन, विकल्प सी नॉर्मन बोरलॉग, और विकल्प डी, विलियम गॉड। ठीक है, अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी नॉर्मन बोरलॉग। जी। अमेरिकी कृषि विज्ञानी नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज वाले गेहूं के विकास के लिए विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो फिर अगला सवाल भारत से जुड़ा है। भारत में हरित क्रांति को लागू करने का श्रेय या कहें कि जनक किसे दिया जाता है? इसके विकल्प हैं विकल्प ए, नॉर्मन बोरलॉग, विकल्प बी, एम.एस. स्वामीनाथन, विकल्प सी सुब्रमण्यम, और विकल्प डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है विकल्प बी एम.एस. स्वामीनाथन। उन्हें भारत में हरित क्रांति की सफल शुरुआत और नेतृत्व करने के कारण भारतीय हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। 12वां प्रश्न। भारत में हरित क्रांति का प्रायोगिक चरण मतलब पायलट फेज किस वर्ष शुरू हुआ? विकल्प हैं विकल्प ए 1950-51, विकल्प बी, 1960-61, विकल्प सी 1975-76 और विकल्प डी। 1991-92। ठीक है, अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी 1960-61। भारत में हरित क्रांति का प्रायोगिक चरण इसी वर्ष सघन कृषि जिला कार्यक्रम यानी IADP के तहत शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 13। द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य किन फसलों पर केंद्रित है? दूसरी हरित क्रांति तो विकल्प है विकल्प ए, केवल गेहूं, विकल्प बी केवल चावल, विकल्प सी, दलहन और सतत कृषि, और विकल्प डी तंबाकू और जूट। चलिए अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही जवाब है विकल्प सी। जी, दलहन और सतत कृषि। द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य ही था दलहन जैसी फसलों को शामिल करके उत्पादन में विविधता लाना और साथ ही सतत कृषि को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न कृषि वित्त से है। कृषि वित्त में अल्प अवधि ऋण की समय अवधि कितनी होती है? शॉर्ट टर्म लोन की बात हो रही है। विकल्प हैं विकल्प ए 15 माह से कम, विकल्प बी 15 माह से 5 वर्ष, विकल्प सी 5 वर्ष से अधिक, और विकल्प डी 10 वर्ष से अधिक। ठीक है, अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। 15 माह से कम। अल्पावधि ऋण बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसी
तत्काल जरूरतों के लिए दिया जाता है, इसलिए इसकी अवधि कम होती है। तो फिर 15वां प्रश्न, किसानों को दीर्घ अवधि ऋण यानी लॉन्ग टर्म लोन मुख्य रूप से किस लिए दिया जाता है? इसके विकल्प हैं विकल्प ए, बीज खरीदने के लिए, विकल्प बी, खाद खरीदने के लिए, विकल्प सी भूमि में स्थायी सुधार और बड़े निवेश हेतु, और विकल्प डी। दैनिक खर्चों के लिए। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। भूमि में स्थायी सुधार और बड़े निवेश हेतु दीर्घावधि ऋण, जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक होती है, वो ट्रैक्टर खरीदने या भूमि सुधार जैसे बड़े पूंजीगत निवेश के लिए ही दिया जाता है। 16वां प्रश्न, भारत में कृषि ऋण का शीर्ष प्रदाता मतलब टॉप प्रोवाइडर वर्तमान में कौन है? संस्थागत स्रोतों में से जी। विकल्प है विकल्प ए, सहकारी बैंक, विकल्प बी, वाणिज्यिक बैंक, विकल्प सी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और विकल्प डी साहूकार। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी, वाणिज्यिक बैंक। बिल्कुल। संस्थागत स्रोतों की बात करें तो वाणिज्यिक बैंक ही वर्तमान में कुल कृषि ऋण वितरण में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। अब प्रश्न 17, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था यानी एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सी है? विकल्प है विकल्प ए, आरबीआई, विकल्प बी, एसबीआई, विकल्प सी नाबार्ड, और विकल्प डी। आरआरबी। चलिए अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, नाबार्ड। जी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड भारत में कृषि और ग्रामीण ऋण के लिए एक शीर्ष नियामक और पुनर्वितरित एजेंसी है। तो इसी से जुड़ा अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना किस तारीख को हुई थी? विकल्पों पर ध्यान दें। विकल्प ए 2 अक्टूबर 1975, विकल्प बी, 1 अप्रैल 1935, विकल्प सी 12 जुलाई 1982, और विकल्प डी। 15 अगस्त 1947। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी, 12 जुलाई 1982। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर इसी तारीख को की गई थी। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसके विकल्प हैं विकल्प ए 1969, विकल्प बी 1975 विकल्प सी 1982 और विकल्प डी 1991। चलिए अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी 1975। जी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। और अब आज का आखिरी प्रश्न, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में प्रायोजक बैंक यानी स्पॉन्सर बैंक की हिस्सेदारी कितनी होती है? ये पूंजी की हिस्सेदारी पर सवाल है। विकल्प हैं विकल्प ए 50%, विकल्प बी 35%। विकल्प सी 15% जी। और विकल्प डी 100%। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 35%। जी हाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पूंजी में केंद्र सरकार का 50% होता है, संबंधित राज्य सरकार का 15% और प्रायोजक बैंक का 35% हिस्सा होता है। आज के MCQ अभ्यास यहीं समाप्त होते हैं। दोबारा सुनकर अभ्यास करें।